रिया और विहान फोटोग्राफर है और फोटोग्राफी के लिए वो एक राजा के पुराने महल में आए हुए हैं। रिया, यहाँ खड़े दरवाजे को क्यों घूर रहे हो? विहान, रिया, पता नहीं क्यों, पर दरवाजे के पीछे से किसी लड़की की दर्द में गाने की आवाज आ रही है। रिया, विहान, ये तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। महल में और भी पेंटिंग बची हुई है, उनको स्कैन करते हैं। क्यों तुम इस दरवाजे के पीछे अपना वक्त जाया कर रहे हो? पर विहान ने रिया की एक नहीं सुनी और दरवाजे पर से सारे ताबीज, नींबू और मिर्च खोल दिए और एक धक्के से दरवाजा खोलकर रिया के साथ कमरे में चला गया। रिया भी उस कमरे को देखकर चौंक गई। जब उसने कमरे को ध्यान से देख तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे की दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और आलीशान मूर्तियां रखी थीं। तभी अचानक रिया को एक दीवार के कोने में किसी आदमी का कटा हुआ सर दिखाई दिया। रिया, विहान, इस सर की मूर्ति को देखो, देखने में कितनी असली लगती है ना विहान? ये तो उसी राजा के सर की मूर्ति है जिसकी पेंटिंग दीवारों पर लगी है, पर यह देखने में मूर्ति नहीं हूबहू राजा का कटा हुआ सर लगता है। कुछ समय पहले सेनापति कहाँ मर गए सबके सब? राजा साहब महल में पधार चुके हैं और यहाँ पर अभी तक तैयारियां भी शुरू नहीं हुई। कहाँ है वो नई नृत्य की मंजुलिका? बुलाओ उसे। राजा साहब बहुत शिकार करके थक चुके हैं, मंजुलिका ही उनकी सेवा के लिए जाएगी। सेनापति, इतनी ही गर्मी है तो उससे बोलो कि राजा साहब के सामने दिखाए, मेरे सामने नहीं। कहाँ है वो? मंजुलिका के कक्ष में। सेनापति, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? लगता है इतनी मार खा के भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। अरे अपने बारे में ना सही, कम से कम अपने परिवार के बारे में तो सोचो। उन सभी की जान भी राजा साहब की तलवार की नोक पर है। इधर तूने नखरे किए और उधर तेरी नानी की गर्दन धड़ से अलग, समझी? इसलिए चुपचाप तैयार हो जा। मंजुलिका, उस विध्वंस को बोलो कि मंजुलिका ने अब दूसरों के इशारे पर नाचना छोड़ दिया है। सेनापति, खबरदार मंजुलिका, अगर तुमने अपनी गंदी जुबान से राजा साहब का नाम भी लिया तो तेरी जुबान से तुझे फांसी ना लगा दी तो मेरा नाम भी सेनापति वीरभद्र नहीं है। मंजुलिका, मेरी तो सिर्फ जुबान गंदी है, मगर तेरा राजा विध्वंस, वो तो पूरा का पूरा गंदा है। मुझे पाने के लिए उसने पूरे गांव को जिंदा जला दिया और अब मेरी नानी को मारने की धमकी देकर मुझे नाचने को कहता है। सेनापति वीरभद्र, तुम्हारा राजा बूढ़ा हो गया, किसी काम का नहीं रहा वो। मैं तो कहती हूँ उसके सोने के बाद तू आ जाया कर मेरे कमरे में। कसम से, खुश ना कर दिया तो मेरा नाम मंजुलिका नहीं। मंजुलिका की बात सुनने के बाद सेनापति वीरभद्र गुस्से से तिलमिला उठा। वो मंजुलिका को मारने उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी किसी की आवाज सुनाई दी और सेनापति वीरभद्र के कदम वहीं के वहीं रुक गए। राजा, अरे वीरभद्र, इतना भी नहीं समझते? यही तो वो चाहती है कि तुम उसे मार डालो और उसे जिंदगी और मुझसे हमेशा हमेशा के लिए आराम मिल जाए। मंजुलिका, आ गया तू, कसम से बड़ा ही बेशर्म किस्म का इंसान है तू। इतनी बातें सुनने के बाद भी अपना मुंह उठाकर रोज रात को चला आता है मेरे पास। राजा, अब क्या करे मंजू? तेरी जवानी मुझे जीने नहीं देती और मरना मैं चाहता नहीं हूँ। इसीलिए रोज आता हूँ तेरे पास ताकि खुद को जिंदा रख सकूं, तुझे तड़पा सकूं, तुझे तकलीफ दे सकूं। वो क्या है ना, जब तक खूबसूरत चीज पर दाग न लगा हो वो खूबसूरत ही रहती है, नायाब नहीं होती। कहते हुए राजा विध्वंस जबरदस्ती मंजुलिका के गालों को छूता है, फिर धीरे धीरे उसे गुस्से से मसलने लगता है। मंजुलिका को ऐसे दर्द में तड़पता देख राजा विध्वंस की आंखें चमक उठी। उसे मंजुलिका को दर्द से कहराते देख मजा आ रहा था। राजा, चल, तू भी क्या याद रखेगी कि किसी दरिया दिल राजा से तेरा पाला पड़ा था। जा, आजाद कर दिया तुझे। बस आज आखिरी बार दिल खोलकर मेरी महफिल को रोशन कर दे, उसके बाद मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। मंजुलिका मन में, अब मैं भी अपने प्रेमी के साथ खुली हवा में सांस लूंगी, अपना परिवार बसाऊंगी। राजा विध्वंस अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके मंत्री और प्रजा से पूरी सभा सजी हुई थी। सबके मन में मंजुलिका का नृत्य देखने की लालसा थी। तब मंजुलिका पूरी तरह सिंगार में डूबी किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। मंजुलिका का रूप दे प्रजा में बैठे लोगों के मुंह से लार टपकने लगी। राजा, नृत्य शुरू किया जाए। राजा विध्वंस के आदेश पर चारों तरफ ढोल नगाड़े बजने चालू हो गए, जिसे सुन मंजुलिका भी धुन पर थिरकने लग गई। राजा विध्वंस के आदेश पर चारों तरफ ढोल नगाड़े बजने चालू हो गए, जिसे सुन मंजुलिका भी धुन पर थिरकने लग गई। वो पूरी सभा में झूम झूम कर खुले दिल से नृत्य कर रही है और वही गाना भी गा रही है जो कि वो अपने प्रेमी के लिए गाया करती थी। पूरी सभा मंजुलिका के नृत्य से मदहोश हो गई। तभी राजा विध्वंस एकदम से खड़ा हुआ, जिसे देख पूरी सभा को मानो सांप सूंघ गया हो। सबके सब एकदम से शांत हो गए। राजा, वाह मंजुलिका वाह, तुमने आज साबित कर दिया कि मेरी नज़र सच में बहुत कीमती है, जो हीरो को पहचानना भी जानता हूँ और उन्हें तराशना भी।
जैसा कि मैंने कहा था, आज की महफिल तेरी इस राज महफिल में आखिरी महफिल होगी। पर जाने से पहले इतने साल जो तुमने हमारा मनोरंजन किया, उसके लिए हम तुम्हें भेंट देना चाहते हैं। राजा ताली बजाते हुए, अरे लैला, ओ भाई। तभी कुछ दास हाथ में थाल सफेद कपड़े से ढककर लाते हैं। राजा, ये लो मंजूलिका, हमारा तोहफा। उम्मीद है तुम्हें बेहद पसंद आएगा। ये लो हमारा पहला तोहफा, तुम्हारी माँ का सर। मंजुलिका को अपनी माँ का कटा हुआ सर देखकर सदमा लगा था। वो अपनी माँ का सर देख चीखने ही वाली थी कि राजा विध्वंस ने मंजुलिका को बालों से पकड़ लिया और दूसरी थाली की ओर बढ़ गया। प्रजा भी यह सब देख चौंक गई। फिर से एक बार सबके मुंह खुले हुए थे, लेकिन इस बार उसकी वजह डर था।